भ्रष्टाचार रुकेगा लग रहा है? बिल्कुल, बहुत हद तक लगाम लगेगा। अगर 70% भी रुक गया तब भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने जा रहा है। जो मोदी ने किया वो बढ़िया किया है। घूस लेते हैं जब लोग, कैश मांगते हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? ये घूस चल ही रही है आजकल ना। बैंकों में भी जो है पीछे वाली खिड़की से दे रहे हैं। जब रखवाले ही दीमक बनकर सिस्टम को चाट रहे। क्या परसेंट कमीशन तो बताइए? 20%, मतलब 50 लाख का हो गया 10 लाख। हाँ, 40 लाख लगा नहीं कर। लेकिन आज के डेट में ध्यान बहुत तो आज का माहौल ऐसा चल रहा है ना, सारा ध्यान अच्छे से रखना अपना। भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश में भ्रष्टाचार का ही मौका ढूंढ निकाले। बताओ कि कितना बोल ना, बताओ। मिनिमम 10 शेयर कर देंगे। लेकिन बदला नहीं जाएगा, आपके पास 35-40% हो रहा है, 40% से कम करनी है। 40% पे हो जाएगा। 40% कैश मतलब वो क्या चेक RTGS हो जाएगा या चेक होगा? तुम्हारा 40 में हैंड हो जाएगा। जब स्वच्छता सिखाने वाले ही गंदगी फैलाने का तरीका बताने लगे। फिर उनको मार्च में वापसी कर देना, तुमसे तो गैस ला लेंगे। अच्छा हाँ, क्या आप कह रहे थे? ये थोड़ा मुझे समझ आया। क्या कह रहे थे आप? आज मैंने आपको चेक दे दिया 2.5 लाख, ठीक है? आप मतलब मेरे पास अगर 35 में 30 लाख की बात करूँ, 30 लाख का आपने चेक दे दिया मुझे। 30 लाख का चेक दे दिया जैसे ना। हाँ। आप मेरे को 30 लाख के वापस कर देना बाद मार्च में, फिर आप गैस मिल जाए। ऐसे कैसे सुधरेगा देश? आज श्वेत पत्र देश सुधारने की कोशिशों पर ग्रहण लगाने वालों को। एक कोशिश हुई सिस्टम से काला धन निकाल बाहर करने की। इस कोशिश की प्रशंसा हुई तो आलोचना भी हुई। किसी ने साथ दिया, किसी ने विरोध किया। लोकतंत्र है, ऐसा होना भी चाहिए। पर जो नहीं होना चाहिए वो है इस कोशिश को विफल करने का प्रयास, क्योंकि भ्रष्टाचार हम सबका सामूहिक दुश्मन है। अगर हम साथ नहीं देंगे तो कैसे सुधरेगा देश? लगता है कि कैश पर अगर पाबंदी लगेगी तो घूसखोरी बंद हो सकती है। बिल्कुल मैम, क्योंकि कोई चेक से तो कैश लेगा नहीं। अगर हमसे कोई चेक से कैश लेता है तो हमारे पास प्रूफ हो जाता है कि बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है। जो गलत काम हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, सब कंट्रोल हो जाएगी। जो गलत काम हो रहा है सब सही हो जाएगा। क्या होता है भ्रष्टाचार? क्या दूसरों का भ्रष्टाचार जुर्म है, हमारा है मजबूरी? क्या 1 रुपए की बेईमानी भी है चोरी? हम किस हद तक सहें? कितना देखकर भी चुप रहें? क्योंकि अगर जड़ से नहीं उखड़ा भ्रष्टाचार तो कैसे सुधरेगा देश? वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का प्रहार किया तो देश की जनता ने संयम को हथियार बनाकर युद्ध लड़ा। पर जनता के ही बीच वो बेईमान भी चले जो थोड़ी सी बेईमानी में कोई हर्ज नहीं समझते। आधे के आसपास हो जाएगी। 50 लाख 50 लाख की पुरानी करेंसी लेंगे, उसके लिए बता देना आप उनको कि 500 और 50 के नोट में। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं। पुरानी कोई सी भी, चाहे 500 की पूरी हो चाहे 1000, वो कोई दिक्कत नहीं। 50 लाख 50 हैंड टू हैंड हो जाएगा सर? के साथ दे हैंड टू हैंड हो जाएगा, मोस्टली तो हैंड टू हैंड हो जाएगा। नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंक, नक्सलवाद सब पर एक साथ वार की योजना थी। इस जंग में बैंकर हिंदुस्तान के नए सिपाही होने चाहिए। इन बैंकरों के कंधों पर नोटबंदी की सफलता का दारोमदार है। सच कहें तो कई बैंक कर्मियों ने ड्यूटी से आगे बढ़कर भी काम किया, छुट्टियां छोड़ी, अपनी मुश्किलों को भूलकर दूसरों की मुश्किलों को अपना बनाया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में इंडियन बैंक की जो मेन ब्रांच है, लोगों के मुताबिक आउटर सर्कल पर इस ब्रांच के एटीएम में 24 घंटे नकदी रही। इंडियन बैंक के सहायक जनरल मैनेजर महेश बजाज ने बताया कि इस खास इंतजाम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे स्टाफ ने अपना अपना रोल अदा किया।
रात को कितनी हिट्स होंगी उसकी कैलकुलेशन करके हम लोग रात को ऑलमोस्ट 9, साढ़े 9, 10 बजे एक बार कैश फीड करके जाते हैं और मॉर्निंग में 7, साढ़े 7 बजे एक हमारा ऑफिसर आकर के इसमें जब रिक्वायरमेंट होती है उतना कैश डाल देता है। दिन में 2 बार कैश फीड करने से एटीएम 24 घंटे काम कर रहा है। बहुत सारे काम जो है वो बैंकिंग के आप मोबाइल से ही कर पाएंगे, उस ऐप से कर पाएंगे। इसके अलावा बैंक में दृष्टिहीन स्टाफ सिराजुद्दीन खान ने कतार में खड़े लोगों से डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल से पेमेंट करने के तौर तरीके और तकनीक बताकर न केवल उनकी जानकारी बढ़ाई बल्कि क्राउड मैनेजमेंट भी किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस बैंक के निष्ठावान कर्मचारियों की तरह देश के कोने कोने में और भी किस्से होंगे। पर ये पढ़े लिखे युवा अगर व्यवस्था को भीतर से खोखला बनाएंगे तो कैसे सुधरेगा देश? ये एक बैंक या एक बैंक कर्मी का किस्सा नहीं है। तिकड़मबाजी का ऐसा खेल हर जगह चल रहा है। दरअसल किसी भी ईमानदार इंसान का खून खौल उठे ये जानकर कि जिस व्यवस्था को बहाल करने के लिए जनता दिन रात परेशान है, उस व्यवस्था को चौपट करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। हमने लोगों के अभी तक कम से कम जब करा देंगे 4-4.5 करोड़ में तो कुल मिला के नहीं तो वो अमाउंट कितना होगा जो आपकी कैपेसिटी है कि आप इमीडिएट पुरानी करेंसी लेके 500,000 की नई करेंसी दे दें आप हमें? हाँ, इमीडिएट ही होगा। हमारा वो नहीं कि मतलब मैंने आपसे ले लिया कि 2 दिन बाद आपको ऐसा कुछ नहीं। ये तो हैंड टू हैंड जो पुरानी करेंसी नए में एक्सचेंज होगी इसकी मैं 10 लाख तक करवा सकता। कितना? 10 लाख तक। एक तरफ लोग लाइनों में लगे ताकि देश की तरक्की में वो अपना योगदान दे सके, दूसरी तरफ देश को पीछे धकेलने के लिए बैकडोर से करेंसी निकलती रही। कतारों में खड़े लोगों को मालूम है ये मुश्किल चंद दिनों की बात है। बेईमानों को भी मालूम है इन्हीं चंद दिनों में वो अपना भाग्य चमका सकते हैं। ये मेरे बहुत से कलीग हैं, इनके एचडीएफसी में अकाउंट है, या कलीग के अलावा और भी लोग हैं तो जिनके हमने खुलवाए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहले से उनके पास पैसा आप एक ब्रांच में एचडीएफसी वाले जरूर नहीं है, एक ही ब्रांच में कभी जहाँ कैश होगा आपकी ब्रांच में भी हो सकता है। जो करेंसी व्यवस्था से निकाली गई वो कुल करेंसी का 86% थी। इसकी भरपाई के लिए दिन रात मशीनें ही नहीं चल रही, हाथ भी जुटे हुए हैं। आज भी हाई सिक्योरिटी प्रेस में 3-3 शिफ्ट में काम चल रहा है। कहीं भारी भरकम करेंसी की खेप को उठाने के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली जा रही है। देवास और सालबोनी में नोट छपाई में आर्मी की मदद ली जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J हर्क्यूलिस विमान लगातार इस करेंसी को अलग अलग इलाकों तक पहुंचा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये इसलिए दिन रात काम नहीं कर रहे ताकि काला बाजारियों की तिजोरियां भर सकें। ये इसलिए काम कर रहे हैं ताकि जरूरतमंदों के हाथ खाली न रहें। जब इतनी बड़ी क्रांति हो रही है तो थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये जो नोट बदली है इसके आंकड़े क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। बड़े सरल आंकड़े हैं। उस दिन 8 नवंबर को जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो करीब 15 लाख करोड़ नोट जो थे वो सर्कुलेशन में थे। 15 लाख करोड़ का उनका मूल्य था, वैल्यू था। आज के समय करीब 6 लाख करोड़ नोट फिर चलन में आ गए हैं, सर्कुलेशन में आ गए हैं। जिस गति से प्रिंटिंग प्रेसेस चल रही हैं, जो नोट छपे जा रहे हैं, करीब दिसंबर अंत तक करीब 1.5 लाख करोड़ और चलन में आ जाएंगे, यानी कि 7.5 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ दिसंबर के अंत तक आ जाएंगे। पर छपकर तैयार करेंसी बैंकों से निकलकर कहां-कहां पहुंच रही है, ये पुलिस और इनकम टैक्स की रेड में पता चल रहा है। भीतर के लोगों की मिलीभगत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। पर एक बात समझ नहीं आती, क्या ये लोग हिंदुस्तानी नहीं? क्या देश की बेहतरी में इनकी बेहतरी नहीं, इनकी पीढ़ियों की बेहतरी नहीं? अब तक करोड़ों की करेंसी रिकवर हुई है। अमूमन सरकारी कार्रवाई में पकड़े गए नोट सबूत माने जाते हैं और केस के निपटारे तक कस्टडी में रखे जाते हैं। पर इस बार जरूरत को देखते हुए इन्हें रिलीज करने का फरमान है। लेकिन हर सकारात्मक कदम का काला तोड़ निकाल लिया जाता है। एक तरफ नोटों की किल्लत में नोटों के रक्षक लुटेरे बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की खातिर जीवन समर्पित करने का दावा करने वाले नेता अपनी चांदी करने में लगे हैं।
यार अगर है कोई जुगाड़ आपके तो 50% का चलो, मतलब पुराने वाले नोट नहीं, चलो नए क्या मिलेंगे, कितने दिन में मिलेंगे? 40% 45 तो कैश हैंड टू हैंड हो जाएगा। अगर मैं 1 करोड़ दूँ तो मिल जाएगा हैंड टू हैंड? हाँ मैं करा दूँगा। हाँ करा दूँगा। कहाँ पार्टी से? ये मत गिनिए कि कौन सी पार्टी इसमें शामिल है और कौन सी नहीं। ये मत देखिए कि नेता का नाम क्या है, चेहरा कैसा है। बस ये देखिए कि कुछ और हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के खिलाफ खड़े हैं। क्या ये देश से गद्दारी नहीं? अगर रास्ता दिखाने वाले ही गलत रास्ता दिखाएंगे तो कैसे सुधरेगा देश? मैं एक बात बताऊं, इस काम को शुरू कर लेते हैं क्योंकि इसको नफी इलेक्शन भी आ रहे हैं, इनको हायर कर लेंगे हम। हाँ वही इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए वो सीए करवा देगा। हाँ इलेक्शन कैंपेनिंग हमने इन कंपनी को हायर किया है कि ये हमारे दिल्ली के अंदर प्रचार करेगी। दैट्स इट। प्रेसिडेंसी को लेकर के इसको कैंपेनिंग इलेक्शन एनपीडी जबकि हम लोग करेंगे नहीं। सर आप मैं कर लूँगा। एकदम बैंक वाले में तो पैसे की दिक्कत आएगी ना, एकदम 4-5 करोड़ हम लेके चल लगे इस टाइम तो कितना परसेंट? 20% पे हो जाएगा। 20% पे हो जाएगा। बिल्कुल कर रहे हैं, सामने चल के तुम्हारी बात करवा देंगे। किस पर है देश का दारोमदार? क्या केवल सरहद पर देश की रक्षा करने वाला सैनिक ही देश की रक्षा करेगा? जब तक सड़क पर चलने वाला हर हिंदुस्तानी देश का सिपाही नहीं बनेगा तब तक नहीं सुधरेगा देश। देश की सरहदों की रक्षा करने वाला सैनिक कहलाता है। जो देश की आत्मा की रक्षा करता है वो होता है साधु। साधु संत संस्कृति को सहेजते हैं, लेकिन हमें धर्म के कुछ ऐसे ठेकेदार भी मिले जो सिर्फ धन को सहेजने में लगे थे। आरटीजीएस हो जाएगा? आरटीजीएस कर देंगे क्योंकि उनका अकाउंट में उससे कोई दिक्कत नहीं आरटीजीएस करने में। तो पूरा 1 करोड़ हो जाएगा? हाँ तो हो जाएगा। अगर एक आप देंगे तो उसमें तो लेंगे कमीशन लेंगे। कितना कमीशन लेंगे? कमीशन अभी यहाँ का रेट 30 और 5 का है। 30 और 5 मतलब? 30 तो वो रखेंगे, 5 बीच वालों के लिए रखेंगे। कौन रास्ता दिखाएगा और कैसा रास्ता दिखाएगा? कतारों में खड़ी जनता किस विश्वास के बूते कायम रहे? दुनिया के 168 देशों में भ्रष्टाचार के मामले में 78वें नंबर पर है हिंदुस्तान। फिर भी करप्शन दूर करने की कोशिश में केवल करप्शन के नए रास्तों का जुगाड़ ही नजर आता है। ऐसे कैसे सुधरेगा देश? जो नए नोट चाहिए वो चाहिए तो यानी 1 करोड़ 1-2 के तो 55 आपको वापस आएगा। 1 करोड़ 55 लाख मिलेगा। अच्छा जो हरिद्वार में दूसरे लोग कर रहे हैं वो थोड़ी कर रहे हैं, 25-30 कर रहे हैं और वो 25-5 25-5 मतलब टोटल 30 आपका रखेंगे, 70 लोग। तो ये कौन कर रहे हैं? ये है तो यही तो आश्रम वाले लोग कर रहे हैं। तो आश्रम से ही करवा दीजिए। लाना ले जाना आपको काम। ठीक है, जगह बता देंगे। लेकिन इन तस्वीरों के बीच एक तस्वीर उस आम इंसान की भी है जो इस मुश्किल में भी बेहतरी का एक मौका देख रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की पटरी पर यह है प्रिंस कुमार की दुकान। दुकान आपकी है ये? यस मैम। मैं 1 मिनट बैठूं? ये यहाँ पर आप कैश से पेमेंट ले रहे हैं कि कोई दूसरा व्यवस्था है आपके पास? नहीं, पेटीएम से पेमेंट भी लेते हैं हम तो। अच्छा, कैश लेते हैं तो सरकार को पता नहीं चलता है, लेकिन पेटीएम लेंगे तो सरकार को पता है आपकी कितनी कमाई हुई है। वो देश के लिए बेहतर है ना, हम पेटीएम से पेमेंट ले रहे हैं तो। हाँ, देश के लिए बेहतर है, आपका टैक्स कट जाए उससे आपको दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देश में अगर जुगाड़बाजों की कमी नहीं तो प्रिंस जैसे जुझारू लोगों की भी कमी नहीं। इन्हीं के बूते बदलेगी व्यवस्था, बदलेगा देश। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नियमों के कंफ्यूजन में कैसे उलझा देश का सुधार। पैसे से खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से घर खरीद सकते हैं, परिवार नहीं। पर यह भी उतना ही बड़ा सच है कि जब भूख लगे तो पैसे से खरीदा वो खाना ही चाहिए। जब नींद आए तो पैसे से खरीदा ही वो बिस्तर चाहिए। जब परिवार को एक छत देना हो तो पैसे से खरीदा ही वो घर चाहिए। आज की तारीख में कतार में लगा आखिरी इंसान ही नहीं, पहला व्यक्ति भी जानता है पैसे की कीमत। इससे पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। चलिए
बड़े बड़ों ने माना है कि भ्रष्टाचार आतंकवाद से कम नहीं, यह आर्थिक आतंकवाद है, जहां किसी और का हक मारकर अपनी दौलत बढ़ाई जाती है और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। प्रधानमंत्री की एक पुकार पर देश लड़ रहा है, पर बार बार खेल के नियम ही बदल दिए जा रहे हैं। ऐसे कैसे सुधरेगा देश? दुर्भाग्य से मोदी सरकार आए दिन एक नया फरमान जारी करती है जो इस देश के लोगों को समझ नहीं आ रहा। 42 दिन में 125 नियम तो आरबीआई बदल चुकी, कितने नए कानून ला चुकी। क्या यही मिनिमम गवर्नमेंट है जिसकी मोदी जी बात करते थे? अगर फैसला होता भी है तो बैंक को सर्कुलर नहीं आता, तो बैंक के जो स्टाफ हैं उनको ही पता नहीं होता कि क्या सर्कुलर आया क्या नहीं आया, तो कस्टमर को क्या पता चले। असल नियम बदलना भी एक तरह से भ्रष्ट जुगाड़ों की देन है। पुराने नोटों पर गाज गिरी तो गरीबों और उनके खातों पर भेड़ियों की तरह झपटे थे भ्रष्टाचारी। When the government implemented the inking of the fingers, there was a lot of pushback. But it's a fact that once the inking started, the lines that were appearing to be endless for exchange counters, they overnight evaporated. So obviously that system was being misused. And that is the reason the government had to bring this in. So I don't think anybody is doing this without thought. I don't think anybody is bringing about these things frivolously. A need is felt and that is responded to, but then it is found that it is actually hampering the customers who are genuine. Then if required it is rolled back. ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना। अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि एक गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। हिंदुस्तान में जिससे पूछिए वो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है। फिर इतनी बड़ी संख्या में कहां से आ गए भ्रष्टाचारी कि कहीं बैंकर काला धन जुगाड़ रहे हैं, कहीं नेता गोलमाल कर रहे हैं, कहीं बाबा केवल लक्ष्मी पूज रहे हैं। तो जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को व्यवस्था साफ करने के तरीके सोचने चाहिए थे, वो गंदगी फैलाने के उपाय बता रहे हैं। प्रोसेस क्या होगा बताइए, फिर हम करते हैं शाम तक, रात में कुछ करते हैं या फिर या कल? प्रोसेस में तो सर यही है, मतलब पेमेंट जैसी हमको सामने होके करेगा आपको बोल देंगे, वो पेमेंट उसको हम दे देंगे। पेमेंट मतलब मुझे अभी लाके आपको देना? हाँ, और हम उसका चेक दिलवा देंगे आपको हैंड टू हैंड। हाँ, तो काट के जो आपका कमीशन होगा वो 30% काट के? हाँ, चेक दिलवा देंगे आपको। 30% काट के या पूरे का? चेक जो अभी मिलेगा वो तो 30% काट के मिलेगा सर। अच्छा। और उसके बाद वो चेक ऐसा रहेगा भाई, आप कभी भी चाहें तो खाते में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, नहीं तो खाते में अगर मैंने प्रेजेंट कर दिया तो इनकम टैक्स को क्या बताऊंगा? वो वहाँ से आपको देगा कुछ ना किसी रूप में, या आप कैश अगर वेट करेंगे जैसे आपको ये है तो 2-1 महीने में आपको कैश देगा। किसके भरोसे चलेगा हिंदुस्तान? किन कंधों पर है हमारा भविष्य? अगर हर गली नुक्कड़ पर काले नोटों का अंबार लगा है, हर धर पकड़ में नई करेंसी की धार बह रही है, तो हमारी ये लड़ाई किसके विरुद्ध है? भ्रष्ट कौन है? कहां है? किस राह पर चल रही है हमारी लड़ाई? भ्रष्टाचार के खिलाफ इस युद्ध में क्या जीत ईमानदारी की होगी? त्योहार का वक्त है, बाजार गुलजार हो चुके हैं। साफ है कि पैसों से अलग एक दुनिया लोग समझ चुके हैं, परख चुके हैं। जहां तक पुराने नोटों का सवाल है, करीब 80% जो कैश है वो बैंकों में पहुंच चुका है और आरबीआई के मुताबिक 30% नई करेंसी लोगों को इशू की जा चुकी है। नए नोटों की छपाई युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसा नहीं है कि 50 दिन पूरा होने पर सभी नए नोटों की छपाई, हाँ, इतना जरूर है कि स्थिति नियंत्रण में लौटने के संकेत हैं। जन समर्थन मिला है और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद
मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन अभी भी मैं कह रहा हूं। पर इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था? केवल पुराने नोटों को हटाना और नए नोटों को सर्कुलेशन में लाना, या काला धन मिटाना और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना? क्या लोगों को उम्मीद है कि ताजा कदम से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा? घूसखोरी कम करने का, क्योंकि हमसे कोई भी पैसा मांगता था तो कैश मांगता था कि आप हमको 500 1000 के नोट दो, कैश के रूप में हमारी घूस जाती थी। हम इसको गवर्नमेंट की निगाह में प्रूफ भी नहीं कर पाते थे कंप्लेंट करके कि हमसे घूस लिए इस अफसर ने। आज के टाइम पे हमारे पास बहुत बढ़िया मौका है कि जी हमसे घूस लिए इसने। मेरे को तो नहीं लगता मैडम होगा, क्योंकि धंधेपनी तो अभी भी चल ही रहे हैं बैंकों में। कैश अभी तक मिल नहीं रहे, 3-4 दिन से तो मैं खुद चक्कर लगा कर आया हूँ। क्या जो ये कदम उठाया गया, अगर ये वाकई सफल हो जाता है तो उसके बाद कम से कम जो बेईमान हैं वो बेईमान नहीं रह पाएंगे? ये बेईमान तो रहेंगे नहीं, ये हाँ। सब चले जाएंगे सब। अच्छा, हाँ, बढ़िया जो किया बढ़िया किया, और जो करेंगे वो बढ़िया ही करेंगे मोदी जी। हम उनके साथ। दिक्कत लेकिन आ रही है सबको, लेकिन लड़ रहे हैं सब। हाँ जी, दिक्कत है, फिर भी खुश हैं। लाइन में लग के भी लोग खुश हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 67 लाख करोड़ रुपया घूस में दिया जाता है और 176 लाख करोड़ करप्शन के जरिए चुराया जाता है। यह दुनिया की जीडीपी का 5% है। दुनिया के 168 देशों में करप्शन के मामले में 76वें नंबर पर बैठे भारत को शायद इस बात से खुशी मिल सकती है कि चीन 83वें नंबर पर है। पर आत्ममंथन के आंकड़े गंभीर कदम की मांग करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2001 से 2015 के बीच भ्रष्टाचार के 54,139 मामलों की शिकायत दर्ज कराई गई। आश्चर्यजनक तरीके से घूसखोरी की वेबसाइट आई पेड अ ब्राइब पर इसकी दोगुनी शिकायतें लोगों ने दर्ज कराई, यानी 1,16,010। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें या तो दर्ज नहीं की, या फिर ये कि जो लोग शिकायत कर रहे थे उनमें सबके पास पुख्ता कारण नहीं थे। बहरहाल इन मामलों को भी बारीकी से देखिए। 15 साल की अवधि में इनमें 29,920 केस में ट्रायल पूरा हुआ, यानी करीब 55%। बाकी मामलों में या तो आरोपी बरी हो गए, उनका केस शुरू ही नहीं हुआ, या फिर ट्रायल आज भी चल रहा है। जिस राज्य में सबसे अधिक मामलों में भ्रष्टाचारियों को सजा हुई वो राज्य है केरल। कई मामलों के बावजूद पश्चिम बंगाल, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल, त्रिपुरा और मेघालय में किसी को भी सजा नहीं हुई। इसके अलावा मणिपुर में 15 साल की अवधि में एक मामला हुआ ऐसा था जिसकी सुनवाई पूरी हो सकी। जम्मू कश्मीर में 90% आरोपी बरी हो गए, लेकिन नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर 90% आरोपियों को सजा हुई। इसके साथ ही असम में भी 70% आरोपियों को सजा हुई। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार, देश को साफ करो, दूर करो अब भ्रष्टाचार। जब अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंका था तो देश की सड़कों पर जनता को आंदोलित होते वक्त ने देखा था। देश की आम जनता भ्रष्टाचार से बेजार है, पर ईमानदारों की तादाद कितनी है ये सच्चाई से सोचने की जरूरत है। नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया करप्शन। नहीं, मैंने आज तक कोई करप्शन नहीं किया। नहीं, अभी तक तो नहीं किया है और आगे नहीं करना चाहूँगा। जब मैं सोचता हूँ ऊपर से सभी लोग अच्छे हों तो छोटे लोगों तो अपने आप अच्छा बनना चाहिए। मैंने कोई करप्शन नहीं किया। मैं एक साधारण जीविकोपार्जन ईमानदारी से करती हूँ और जो मेरी आमदनी है उसमें 1 रुपया बचा के 90 रुपया खर्च करके चलती हूँ। सर टू बी ऑनेस्ट, मैंने कई बार रिश्वत दिया है। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ तो कई बार मुझे ट्रेन में आना जाना पड़ता है। कई बार हमें पुलिस पकड़ लिया तो 1000 रुपये बचाने के लिए हम 50-100 रुपये का भ्रष्टाचार कर देते हैं। और भ्रष्टाचार के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस बात से हम खुद ऑफर करते हैं अपने कुछ कन्वीनियंस के लिए, हम खुद इसके लिए जिम्मेदार। मे भी हो सकता है कभी कुछ ना कुछ थोड़ा इलीगल तरीके से किया हो या फिर करने की कोशिश की हो। ऑब्वियसली अपना तो कोई जैक है नहीं तो कभी ऐसा हमें एडवांटेज मिला नहीं, बट मे भी कभी ट्राई किया हो। हम लोग 100 रुपया या 50 रुपया या 200 रुपये देते हैं। लाइक कभी हम बिना हेलमेट के अगर जा रहे हैं तो उन्होंने हमें रोका और फिर हमने उनको पैसा दिया तो उन्होंने हमें जाने दिया, या फिर कभी आई कार्ड दिखाकर भी निकले हैं। करप्शन मैंने इस तरह से किया कि मुझे अपना कोई काम करवाना था, उसके लिए मैंने पैसे दिए हैं, तब मेरा काम हुआ है।
हाँ, ऐसा किस्सा तो याद आ रहा है। कई बार बस में हम टिकट नहीं लेते, जैसे लंबा जाना हो तो ले लेते हैं, या फिर एक स्टैंड है ठीक है ना देख लेंगे, ले लेते, क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे, लेकिन अंदर से लगता है कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन कई बार कर देते हैं हम। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, तो ट्रेन से मैं जाता हूँ, तो नॉर्मली टिकट्स कंफर्म नहीं होती, तो मैं नॉर्मल टिकट लेता हूँ, स्लीपर में ट्रैवल करता हूँ। जनरल में ट्रैवल करना मुश्किल होता है, तो टीटी को कुछ ना कुछ दे देते हैं और वो हमें तक या तो अलाउ कर देता है या फिर सीट्स भी प्रोवाइड कर देता है अगर हमारे थोड़ा ज़्यादा पैसे दे दे तो। ये स्वीकार करना हिम्मत की बात होती है और खुद को बदलने में उससे भी अधिक हौसला चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं बदलेगा देश का हर एक इंसान, कैसे सुधरेगा हिंदुस्तान। एक सोशल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स ने नोटबंदी के बाद 200 शहरों में एक सर्वे किया। इसके मुताबिक 84% लोगों को भरोसा है कि आने वाले 5 सालों में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। 40% लोग मानते हैं कि लेन देन में तकनीक के इस्तेमाल के साथ करप्शन 50% कम हो जाएगा। 32% लोगों ने माना कि उन्होंने काम कराने के लिए म्युनिसिपल कर्मचारियों को घूस दी। 31% लोगों ने कहा उन्होंने पुलिस वालों को घूस दी। 31% लोगों ने कहा कि रजिस्ट्री और टैक्स से जुड़े मामलों के लिए अलग अलग विभागों को रिश्वत दी। 6% लोगों ने बिजली विभाग में कर्मचारियों को घूस देने की बात स्वीकारी। सर्वे में 50% लोगों ने कैश में रिश्वत देने की बात कही। इसीलिए अधिकतर लोग मानते हैं कि कैशलेस होने के साथ घूसखोरी पर लगाम लग सकता है। पर सरकार की ओर से कैशलेस होने के प्रयासों के बीच क्या सरकारी दफ्तर कैशलेस हो पाए हैं? तो फिर कैसे सुधरेगा देश? आधे अधूरे नहीं, पूरे प्रयास चाहिए। नोटबंदी के पहले प्रहार के साथ जल्द से जल्द आगे के कदम भी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि एक कठोर कदम और जनता का परिश्रम बेकार चला जाए। क्या आप चाहते हैं ये सक्सेसफुल हो? ये हम चाहते हैं। ये सही सवाल, लेकिन इसका आप इसका सक्सेस आपका मूल्यांकन क्या है? काला धन कम हो जाएगा, आतंकवाद कम हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाएं बढ़ेगी, इससे तो आप मूल्यांकन करेंगे। या और मूल्यांकन कब करेंगे? 30 दिन बाद करेंगे, 50 दिन भी बढ़ेगा, 50 दिन बाद करेंगे, 60 दिन बाद करेंगे। आप मूल्यांकन का आप ठीक कर दीजिए। सलीम जी ने कहा मूल्यांकन पहले काला धन था, उसके बाद आतंकवाद था। दूसरी बात गोपनीयता की, क्या आपको बजट में क्या पता है? आपको पता है न्यूक्लियर कोड्स क्या है, पाकिस्तान के साथ का जंग क्या है? सब चीजें सीक्रेट है, लेकिन प्लान है। ये पहली बार सीक्रेट क्या है, मैंने पहली बार ऐसा बहाना सुना है कि सीक्रेट मतलब नो प्लान। भ्रष्टाचार आंकड़ों से कहीं आगे बढ़कर है। इसका सामना हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करना पड़ता है। अब तक एक भ्रम सा था कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, नेता होते हैं, वो भ्रष्ट होते हैं। जो युवा वर्ग है या फिर जो प्राइवेट नौकरी में है, वो कहाँ करप्शन करते हैं। पर नोटबंदी के बाद निकले एक एक जुगाड़ ने इस पूरे भ्रम को तोड़ा। काले धन को सफेद करने के लिए जब जुगाड़बाजों का दिमाग चला, तो नोटबंदी के पीछे की पूरी सोच फेल होती हुई नजर आई। तुम्हारा 40 फिर तो सीए, नेता, बाबा, बैंकर सब धन के काले दरिया में गोते लगाते दिखे। ऐसे कैसे सुधरेगा देश? कुछ जुगाड़ मैकेनिक तो हमारे कैमरे में पकड़े गए, बाकी तो धन को सफेद कर फिर काला करने के लिए दीवारों में चुनवा कर बैठे। एक एक छापे से जब कई कई करोड़ के नए नोट दिखते हैं, तो एक ही सवाल उठता है, ऐसे कैसे सुधरेगा देश? लगभग वो 2 लाख रुपए न्यू देशी करेंसी का नोट 2000 रुपए का मिला है, और गहना है और कुछ निवेश का कागजात है, जिसकी अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। पैसे छिपाने के लिए कहीं टॉयलेट तो कहीं बेड का इस्तेमाल हुआ, लेकिन गुस्सा तो तब चढ़ा जब नए पैसों के रक्षक बैंकरों की भूमिका सामने आई। एक के बाद एक बैंकों पर छापे पड़े और अलग अलग ब्रांच में लॉकर्स में कैश पड़ा नजर आया। सवाल ये कि अगर एक हफ्ते में पैसे निकालने की अधिकतम सीमा को भी जोड़ें, तो किसी भी गणना से करोड़ों रुपए निकाल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाना चाहिए था। खबरें आ रही थी कि हवाला ऑपरेटर्स काफी एक्टिव हो चुके हैं। उसी खबरों पे इन्होंने आगे काम करते हुए अपनी टीम को सर्विलेंस करने के लिए बोला था। हासिल किए 3.25 करोड़ पुराने नोट 1000 के और 5000 के 500 के सीज किए हैं। सरकार के साथ
तू डाल डाल में पात पात का खेल खेलते हुए जुगाड़बाज क्या अपना दिमाग देश की बेहतरी के लिए नहीं लगा सकते? क्या हमारा राष्ट्रवाद केवल क्रिकेट के मैदान तक या फिर सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान तक सीमित है? क्या इन विद्वान जुगाड़बाजों को ये कतार नहीं दिखी? क्या उन कतारों में लोगों की आंखों की उम्मीद नहीं दिखी? क्या एक बुजुर्ग के आंसू नहीं दिखे? क्या उन्हें नहीं महसूस हुआ भ्रष्टाचार से कराहते देश का दर्द? अभी कोई नहीं कह सकता कि नोटबंदी का कदम भ्रष्टाचार मिटाने में कारगर होगा भी या नहीं। अभी कोई नहीं कह सकता कितना काला धन लौटा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश का काला धन निकालने का प्रयास हुआ है तो विदेश से वापस लाने की कोशिश भी होगी। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कि एक प्रण लें राष्ट्र के तौर पर। हम सुधरेंगे, देश सुधरेगा। दुनिया के सबसे ईमानदार देशों का किस्सा, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है वो किसी एक राजनीतिक पार्टी या सरकार की नहीं हो सकती, वो जनता की लड़ाई है। क्योंकि दुनिया के सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों को अगर हम गहराई से समझें तो वहां जनता की वजह से ही वो व्यवस्था सफल हुई है। जो घूस देने वाले लोग होते हैं वो अगर किसी देश के नागरिक होते हैं तो घूस लेने वाले भी तो उसी देश के नागरिक हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया का सबसे कम करप्ट देश है डेनमार्क, जिसके बाद नंबर आता है फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स का। डेनमार्क मॉडल के पीछे एक ऐसी सोच है कि लोगों को अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत न हो। वहां इनकम पर भारी टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इसके आगे कोई खर्च नहीं। लोगों का इलाज मुफ्त होता है, पढ़ाई लिखाई मुफ्त होती है, अगर नौकरी चली जाए तो मोटा बेरोजगारी भत्ता मिलता है। बुढ़ापे में भी सरकार ही ख्याल रखती है। आप कहेंगे सरकार इतना कर दे तो हिंदुस्तान में भी भ्रष्टाचार न हो, पर यहाँ मानसिकता से जुड़ी एक मिसाल भी सुनिए। टॉप 5 में सबसे कम करप्ट देशों में न्यूजीलैंड के ऑनेस्टी स्टोर्स की बात, जहां दुकानें होती हैं, उनमें सामान भी होता है, ग्राहक भी आते हैं, पर दुकानदार नहीं होता। इन दुकानों में अपनी मर्जी से सामान लीजिए, वजन कीजिए, गल्ले में पैसे डालिए, चेंज चाहिए तो उसी में से ले लीजिए। आज कई जगह ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया है, लेकिन वहां दुकान से निकलते हुए चोरी पकड़ने के स्कैनर्स होते हैं। न्यूजीलैंड के ऑनेस्टी स्टोर केवल भरोसे और ईमानदारी पर चलते हैं, यहां कोई स्कैनर नहीं होता। टॉप 5 देशों की कार्यशैली के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ की सरकारों के कामकाज में अत्यधिक पारदर्शिता है। स्वीडन में तो सरकारी दस्तावेजों को देखने की आजादी वहां की जनता को 1766 से है। इसके अलावा इन सभी देशों में विकास दर और प्रति व्यक्ति आय ऊंची है, साक्षरता दर करीब 100% है और मानवाधिकार के मुद्दों को तरजीह दी जाती है। भारत की तुलना में ये सारे देश क्षेत्र में भी छोटे हैं और जनसंख्या के हिसाब से भी। उनकी समस्याएं भी हमारी तरह विस्तृत नहीं है। लेकिन अगर इससे घबराकर बदलाव का पहला कदम लेने से ही डर जाएंगे तो कैसे सुधरेगा देश? कहते हैं बड़े बदलाव के लिए कड़े कदमों की जरूरत होती है। दुनिया में आज तक नोटबंदी किसी देश में सफल नहीं हुई है, लेकिन भारत उस इतिहास को बदलने की दहलीज पर खड़ा है। पता नहीं हिंदुस्तान में ईमानदार और भ्रष्ट लोगों का संतुलन कैसा है, पर मुट्ठी भर निष्ठावान भी बदल सकते हैं देश।